Hello guys, this is Shivani Chauhan. Welcome to Easy Path Education. I am research scholar from Harish Vidyanand University, रोहतक. आज हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया की यूनिट 5th के एनवायरनमेंट एंड हेल्थ का सब टॉपिक करेंगे दैट विल बी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग. आज हम पूरी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सो एंड तक बने रहिएगा और इस टॉपिक के बारे में समझिएगा. ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ये इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो इसको अच्छे से समझिएगा और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपका सारा डाउट्स क्लियर कर सकूं. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सस्टेनेबल का मीनिंग समझना पड़ेगा. जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है सस्टेनेबल. तो सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी मीन्स मीटिंग अवर ओन नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स. तो सस्टेनेबिलिटी मीन्स क्या हुआ कि हम अपनी नीड्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन को भी कोई उससे नुकसान ना हो उसका भी ध्यान रख कर चल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम आज अगर आप देख रहे होंगे कि अब हमारे इंडिया में क्या या फिर पूरे वर्ल्ड में क्या यूज होने लग गया, इलेक्ट्रिक कार्स है ना. वो किस लिए यूज हो रही है? स्पेशली इसलिए यूज हो रही है ना कि पॉल्यूशन ना बढ़े, है ना, पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए, और ताकि जो फ्यूचर जो जनरेशन होगी हमारी वो क्या कर सके, अच्छे से रह सके और उनको कोई आगे प्रॉब्लम ना आए, हेल्थ इश्यूज ना आए. क्योंकि पॉल्यूशन होगा पेट्रोल और डीजल से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है. तो ऐसी एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देना कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन को कोई भी नुकसान उठाना ना पड़े उस चीज़ का, और ऐसी चीज़ें करना आज की डेट में, प्रेजेंट में. तो सस्टेनेबल का मतलब ये हुआ कि मीटिंग अवर ओन नीड्स, हम अपनी नीड्स को भी कंप्लीट कर रहे हैं और किसी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज कर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी, कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं उनकी फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटीज़ का, या फिर फ्यूचर जनरेशन को जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी आगे अगर हम आज जो एक्टिविटी करेंगे, तो ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ना करना. तो अपनी नीड्स को भी कंप्लीट करना प्लस फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी देखना, दैट इज सस्टेनेबिलिटी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड. उसके बाद आता है आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर जैसे आपने कोर्सेज के बारे में सुना होगा, बी आर्क है ना, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर. जैसे आप बीए कर रहे हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ऐसे ही बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर एक डिग्री है, ठीक है. तो आर्किटेक्चर होता क्या है, क्या करते हैं लोग इसमें? आर्किटेक्चर में आपने नाम भी सुना होगा, बहुत ज़्यादा फैमिलियर वर्ड है. तो आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्पेशली हैबिटेबल वंस. तो आर्किटेक्चर क्या होता है? एक ऐसी आर्ट, एक ऐसी कला जिससे क्या कोई इंसान क्या कर सके, बिल्डिंग का डिज़ाइन करना सीख सके, है ना, बिल्डिंग का डिज़ाइन बता सके कि ऐसी बिल्डिंग्स बन सकती हैं, ऐसे घर बन सकते हैं एक एरिया में, एक लिमिटेड सी स्पेस में, स्पेशली हैबिटेबल्स वन, जिसमें लोग रह सके. तो जैसे हम इस पिक्चर से भी देख सकते हैं कि क्या है इस पिक्चर में, कि ये क्या दिखा रहा है, हमें ये दिखा रहा है कि ये जो आर्किटेक्चर है वो क्या कर रहा है कि प्लान कर रहा है कि कैसे हमें ये बिल्डिंग को डिज़ाइन देना है, कैसे बनाना है एक लिमिटेड सी स्पेस में. आप देख सकते हैं आजकल आर्किटेक्चर की हेल्प से ही हम सारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, सारी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको प्लान कराते हैं, उनका डिज़ाइन लेते हैं सबसे पहले ना. आप सेक्टर्स वगैरह में भी देख सकते हो कि जो सेक्टर्स अभी न्यू या फिर शॉप ओपन होती है, तो उससे पहले हमें क्या कराना पड़ता है, उसका डिज़ाइन कराना पड़ता है, और वो कौन करता है? आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर ही क्या होता है? आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड स्पेशली हैबिटेबल्स पर, कि रहने के लिए लोगों को जो डिजाइन करते हैं जो घर, वो होगा आर्किटेक्चर. नेक्स्ट स्लाइड. सस्टेनेबल आर्किटेक्चर. तो हमने सस्टेनेबल का मतलब देखा पहले, फिर आर्किटेक्चर का. तो अभी सस्टेनेबल आर्किटेक्चर क्या है? तो सस्टेनेबल का मतलब तो कि हम अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल है. और आर्किटेक्चर मतलब कि ऐसे घर बनाना, ऐसी इंडस्ट्रीज बनाना, ऐसी बिल्डिंग्स बनाना, ऐसी इंडस्ट्रीज बनाना, ऐसी मार्केट बनाना, तो ये आर्किटेक्चर. तो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर इज अ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन अप्रोच दैट एम्स टू मिनिमाइज अ बिल्डिंग्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड द पीपल हु यूज इट. तो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एक ऐसा डिजाइन, एक कंस्ट्रक्शन अप्रोच है जिससे जो बिल्डिंग, अगर हम कुछ भी चीज बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हम घर बना रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, या फिर हम इंडस्ट्रीज बनवा रहे हैं, तो उससे उस बिल्डिंग का, उस
बिल्डिंग का बनने से, उस इंडस्ट्री के बनने से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो सके एनवायरनमेंट पे, और जो पीपल उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सोसाइटीज देखते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हो, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल हो गई है ना, ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स देखते हो, उसमें क्या देखते हो कि ग्रीनरीज का यूज किया जाता है। ग्रीनरीज मतलब प्लांट, जैसे आप इस पिक्चर से भी देख सकते हो कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बट यहाँ पे क्या कर रखा है, वर्टिकल प्लांटेशन कर रखा है ना, बिल्डिंग के ऊपर ही प्लांटेशन कर रखा है, ताकि क्या हो सके कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल हो और बाकी एनवायरनमेंट के लिए भी यूजफुल हो। तो ये होता है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। हमें क्या करना, नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना, ऐसे डिजाइन या ऐसे कंस्ट्रक्शन अप्रोच को यूज करना। उसके बाद इट इन्वॉल्व्स, एक मिनट, उसके बाद है कि इट इन्वॉल्व्स यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल्स एंड मेथड्स। तो इसमें क्या यूज होते हैं, इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज और कुछ मेथड्स यूज होने चाहिए, जिसकी वजह से हम अपनी बिल्डिंग्स को, हम अपने इंडस्ट्रीज को एक सस्टेनेबल बिल्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज करना। रिन्यूएबल एनर्जीज क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी टॉपिक्स है, आपने 6th 7th 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद सस्टेनेबल आर्किटेक्चर कैन ऑल्सो हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑक्यूपेंट्स एंड कम्युनिटीज। तो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर से क्या होगा, इससे हमारी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी, है ना, हमारा भी रहन सहन बहुत अच्छा होगा अगर हम ऐसे एनवायरमेंट में रहेंगे, और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोकल कम्युनिटीज, जो सोसाइटी होगी वहाँ पे, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्या, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखो आप देख सकते हो, ये एक तरह से इस पिक्चर में क्या बताया गया है कि एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी जा रही है, उसके प्लानिंग करी जा रही है। ठीक है, प्लानिंग कौन करता है, आर्किटेक्चर करता है। तो वो कर रहा है, तो क्या देख रहा है वो, क्या क्या चीजें यूज होंगी, जो एक क्या क्या चीजें यूज हो सकती है एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में। तो देखो, बिल्डिंग को इस तरह से बनाई है कि सन की रेज आए, है ना, और विंडोज को भी इस तरह से लगाए कि हमें वेंटिलेशन और जो सोलर एनर्जी है वो प्राप्त हो। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक वाटर कलेक्शन के लिए भी बनाया, वाटर कंजर्वेशन के लिए भी बनाया, है ना। और यहाँ पे उन्होंने सोलर पैनल्स लगाई हुई हैं, जिससे क्या होगा, सन डायरेक्टली उसको लाइट दे सकेगा पूरी बिल्डिंग को। देखो इन्होंने फिर क्या करा है कि को वर्किंग स्पेस फॉर 300 पीपल मैक्सिमम। तो इन्होंने कुछ एक लिमिटेशन रख दी कि आप इस स्पेस पे इतने लोग आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 300 पीपल। तो एक तरह से ये सस्टेनेबल आर्किटेक्चर बन रहा है इस बिल्डिंग का। तो देखो इन्होंने नॉर्थ फेसिंग स्काईलाइट कर दिया ना, जिस वजह से स्काईलाइट भी पड़े उन पे। उसके बाद विंटर गार्डन भी, देखो विंटर गार्डन भी रख दिया कि अगर बाहर सर्दियों में तो नहीं जा सकते, तो उन्होंने अंदर ही विंटर गार्डन बना दिया। ऐसी ही जो आर्किटेक्चर है ना, आजकल सिंगापुर में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, सिंगापुर, हांगकांग, आप वहाँ की फोटोज देखना या फिर वहाँ के व्लॉग्स देखना, उसमें देखोगे कि ऐसी आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा है कि उन्होंने घर के अंदर ही, बिल्डिंग्स के अंदर ही, एयरपोर्ट के अंदर ही क्या बना रखे हैं, पौधे उगा रखे हैं और पूरा गार्डन बना रखा है, बहुत बड़ा गार्डन। तो ये क्या होता है, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर में ये सारी, देखो हमने अभी इसी की बात की थी कि इको फ्रेंडली डिजाइन यूज करना, रीयूज करना चीजों को, ठीक है, सोलर एनर्जी, ग्रीन रीज यूज करना, विंड एनर्जी यूज करना, है ना। पर विंड एनर्जी कहाँ पे ज्यादा काम आएगी, जहाँ पे ज्यादा विंड का प्रभाव होगा। उसके बाद लेस कार्बन फुटप्रिंट्स यूज करना, जो हमारी ग्रीन हाउसेस गैस को अफेक्ट करते हैं ना, ग्रीन हाउसेस गैसेस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आप एक बार देख लेना वो वीडियो। तो कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना और फिर रिसाइकिल करना। इज इट क्लियर? तो ये क्या होगा, एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है ये। हमने ये पूछ रहे ना कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर क्या है, तो ये सारी चीजों का यूज होना वो ही सस्टेनेबल आर्किटेक्चर है। नेक्स्ट इज, अच्छा ये तो वही स्लाइड है ना, हाँ ठीक है कोई नहीं। तो हाउ टू इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल आर्किटेक्चर फॉर अ हाउस। तो अगर हमें अपने घर के लिए सस्टेनेबल आर्किटेक्चर यूज करना है तो वो कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा सा कम पॉइंट्स में पढ़ेंगे, जैसा पूरा डीपली जरूरी नहीं है, बट आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये बड़े क्वेश्चन में आ गया तो आपको ये लिखना मैंडेटरी है। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। तो बहुत सारे वेज है डिजाइन करने की और बिल्डिंग, एक हाउस को बिल्ड करने के। ग्रीन आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, जैसे कि उसमें ग्रीनरीज लगाना, है ना, पेड़ पौधे लगाना, एक पार्क सा, एक गार्डन सा बना लेना,
इज इट क्लियर? अपने होम डेकोर में क्या करना, इंडोर प्लांट्स का यूज करना, तो उससे क्या होगा, आपका जो घर है वो सस्टेनेबल आर्किटेक्चर हो जाएगा ना, सस्टेनेबली अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले एनर्जी यूज, कैसी एनर्जीज यूज करना, सबसे पहले तो ऐसी एनर्जी यूज करना जो बहुत ही एफिशिएंट हो, एफिशिएंट मतलब जिसमें कम कॉस्ट हो। हाउ एनर्जी इज यूज टू प्रोवाइड पावर energy for the houses that is being constructed is a most significant component of sustainable architecture, कि हम कैसी एनर्जी यूज कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का। तो एक्सीलेंट इंसुलेशन होना चाहिए इसका हाउस का, जब हम उस कंजर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अपने छत पे लगा लेंगे सोलर पैनल्स, बट हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे धूप की तो रोशनी नहीं आ रही, क्योंकि इधर साइड से कर रहे हैं, दूसरी साइड से कर रहे हैं, और हमने उसको ऐसे डायरेक्शन में बना लिया कि धूप की तो रोशनी नहीं आ रही। तो एक्सीलेंट इंसुलेशन होना चाहिए एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। इट इज ऑल्सो वाइटल टू इंश्योर दैट देर इज utilization of using sustainable energy sources in a house such as that gathered from strategically placed windows। तो ऐसे विंडोज लगाना अपने घर में, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कोई घर देखा है जैसे जहाँ पे विंडोज ही ना हो, और विंडो हो तो वहाँ पे प्रॉपर क्या हो रहा है, ट्रू वेंटिलेशन नहीं हो रहा, तो उससे क्या होगा, उससे उस घर में जल्दी ही मतलब वो खराब हो जाएगा, और वो एक सस्टेनेबल भी नहीं होगा, अच्छा भी नहीं होगा, हेल्थ भी खराब हो रहेगी उससे लोगों की। जिस घर में धूप नहीं आएगी, अच्छे से पानी नहीं होगा ना, और या फिर पेड़ पौधे नहीं होंगे, छोटे छोटे उनका गार्डन नहीं होगा, तो वो। इसके बाद है रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, मैंने वैसे तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था, बट रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट एनर्जी जिसको हम रीयूज कर सकते हैं बार बार, ठीक है, जो जल्द ही पैदा हो जाती है और जल्दी हम उसको यूज कर सकते हैं, खत्म नहीं हो सकती। तो वेल डिजाइनिंग ए हाउस एन आर्किटेक्ट शुड इम्प्लीमेंट सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स लगाना चाहिए, जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी के कुछ टाइप्स है, सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, विंड और टाइडल। इसमें क्या होता है कि इसमें पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, जीरो पॉल्यूशन होता है, और क्या इससे हम एनर्जी भी प्राप्त कर सकते हैं विद लो कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करना, दे आर यूजफुल इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली होम। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है जहाँ पे हमें अपने एनवायरमेंट को देखते हुए चलना है। तो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि ये सोलर एनर्जी को क्या करते हैं, कैप्चर करती है, ठीक है। उसके बाद one can also use active and passive solar waters। एक्टिव मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोलर वाटर हीटर यूज करने चाहिए, और रिन्यूएबल एनर्जीज यूज करनी चाहिए बिल्डिंग मतलब एक घर बनाने में। तो स्मॉल विंड टर्बाइंस भी यूजफुल हैं विंड पावर को क्या करने में, एनर्जी क्रिएट करने में, विंड से एनर्जी। बट वो कहाँ पर यूज हो सकते हैं, जहाँ पर ओनली क्या कितनी स्पीड हो विंड की, एटलीस्ट 8 माइल्स पर आवर स्पीड होनी चाहिए, तो वो वहीं पे यूज हो सकते हैं, इसलिए इसका थोड़ा बहुत ड्रॉबैक है। ऐसे सोलर एनर्जी हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे सन आता हो ना, जहाँ पे सन हो। फॉर एग्जाम्पल हम अंटार्कटिक में क्या सोलर एनर्जी यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सन ही नहीं दिखता। आप ये देखोगे रशिया के नॉर्दर्न साइड में कुछ जगह है जहाँ पे, चलो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बट बाकी रशिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल भी सन ही नहीं दिखता, पूरे 6 महीने क्या होता है, तो रात रहती है, तो वहाँ पे क्या सोलर एनर्जी काम करेगी, नहीं करेगी। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बट जहाँ पे है, जहाँ पे यूज कर सकते हैं, वहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए। तो इंडिया भी वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है किस चीज का, सोलर एनर्जी का। बहुत ज्यादा यूज होती है अब सोलर एनर्जी, पहले नहीं यूज होती थी। उसके बाद है बिल्डिंग मटेरियल्स क्या क्या यूज करने चाहिए हमें अपने घर बनाने के लिए, ताकि हम अपने सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट कर सके। तो स्ट्रो मतलब तिनके, जैसे कि जो वीट वगैरह होता है ना, गेहूं वगैरह, वो फिर पक जाता है बिल्कुल और फिर ब्राउनिश ब्राउनिश कलर कर देते हैं, तो वो सारी यूज करने। आपने पहले घरों में भी देखा होगा, मिट्टी के घर बनते थे ना, कितने ज्यादा अच्छे होते थे वो, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडे, है ना, सॉरी, गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म। तो स्ट्रो का यूज होता था उनमें, गोबर से, काउडंग केक से, और वो किससे, मिट्टी से बनाते थे, और स्ट्रोस से बनाते थे, उन तिनकों से। बैम्बू यूज करना चाहिए। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि बैम्बू क्या है, बैम्बू एक ट्री है या फिर क्या है, ठीक है। आपने बैम्बू के बारे में तो सुना होगा ना, बैम्बू की इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं, काफी बड़ी होती है, तो वो क्या है, वो जैसे हम ये बोलते हैं ना, ट्री है, प्लांट है, या फिर क्या है वो, उसकी हमें एक तरह से क्लासिफिकेशन बतानी है। उसके बाद लिनोलियम। लिनोलियम क्या होता है, जैसे कि हम फर्श लगाते हैं ना, फर्श में हम जैसे टाइल लगा लेंगे, मार्बल्स लगा लेंगे, बट ये लिनोलियम क्या है, थोड़ा
अजीब सा है प्रोनाउंस करने में। तो ये क्या है, जैसे आजकल आप देख सकते हो, आपके घरों में भी होगा क्या पता, या फिर बाकी आप किसी ऑफिस वगैरह में जाओगे तो फर्श पे यही बिछाते हैं, फ्लोर पे। तो ये क्या होता है, एक तरह से प्लास्टिक और बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनाता है, जो हमें क्या हेल्प कर रहे हैं, रीयूज होती है इसमें प्लास्टिक और बहुत सारी चीज़ें होती है, इसको हम कवर कर देते हैं पूरा। और जिससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, तो ये भी यूज़ करना चाहिए अपने घरों में, ना कि मार्बल्स वगैरह। उसके बाद हार्वेस्टेड वुड यूज़ करनी चाहिए, जो बहुत मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेशली हम काट के लाए हैं। सस्टेनेबली हार्वेस्टेड अगर काट के लाए हैं तो हम दूसरे पेड़ भी उगाए वहाँ पर। अगर हमने कोई एक पेड़ काटा है तो हमें और भी पेड़ उगाने चाहिए, ताकि क्या हो कि मेंटेन बना रहे। क्ले का यूज़ करना, सिसल का यूज़ करना, वर्मीक्यूलेट का, रिसाइकल प्लास्टिक का, यूज टायर्स का और रैम्ड अर्थ का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करके हमें अपना घर बनाना चाहिए, एक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर बना सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के कंपोनेंट क्या है, यूज ऑफ रिसाइकल्ड मटेरियल। रिसाइकल्ड जो चीज़ें हो सकती हैं उनका यूज़ करना, जैसे कि ग्लास, डेनिम एंड रिक्लेम्ड लंबर। तो इन सब चीज़ों का यूज़ करना, और हम हमारे जो रिसाइकल्ड आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स सच एज विंडोज एंड डोर्स आर पार्ट ऑफ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। तो हम कुछ ऐसे डोर्स और विंडोज को जैसे रिनोवेट करा ले थोड़ा सा। हमारे पास अगर पुराने डोर्स हैं, पुरानी विंडोज हैं, तो उनको रिनोवेट करा के फिर उसको लगाना, तो एक तरह से रिसाइकिल कर देना। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ करना। नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, फॉर सक्सेसफुल सस्टेनेबल आर्किटेक्चर देयर शुड ऑलवेज बी फोकस ऑन साइट वेस्ट मैनेजमेंट। तो हाँ, इसका बेसिकली इस पूरे का मतलब क्या है कि हमें वेस्ट मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर सीवेज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, किचन वेस्ट कंपोस्टिंग हम यूज़ करें खाद बनाने के लिए। ठीक है, और रिसाइकिल करनी चाहिए जो चीज़ें रिसाइकिल होती है, जैसे प्लास्टिक वगैरह, ताकि हम वेस्ट फैलाएं ना ज़्यादा। तो एक तरह से पॉल्यूशन को कम करना। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, ये सारी थी वेस्ट मैनेजमेंट। और हमने पढ़ा बिल्डिंग मटेरियल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी यूज़, ये सारी क्या थी कि हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसको, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर को घर बनाने के लिए। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे अर्बन प्लानिंग के बारे में। देखो हमने पढ़ा था ना सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, आप इस वर्ड से भी समझ सकते हो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है अर्बन प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है कि हम डिसाइड कर ले फ्यूचर का प्रेजेंट में ही, पहले से ही पास्ट में ही डिसाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं घूमने जाते हो तो पहले से प्लान करके जाते हो। तो अर्बन प्लानिंग का मतलब कि कोई भी अगर अर्बन क्या होता है, अर्बन मतलब सिटीज है ना। रूरल और अर्बन के बारे में आपने सुना होगा, रूरल मतलब गांव और अर्बन मतलब शहर, जहाँ पे हमें इंडस्ट्रीज और जहाँ पे हमें एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज मिलती है ना, तो वो क्या होगा, अर्बन प्लेस हो गया। तो अर्बन प्लानिंग पहले की जाती है। फॉर एग्जांपल अर्बन प्लानिंग का एक सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख सकते हो, आपने देखा होगा तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो बिल्कुल प्लानिंग के तहत डेवलप किया गया है, प्लानिंग के तहत इनोवेट या फिर डेवलप किया गया है। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें एक तरह से डेवलप्ड सिस्टमेटिक वे में बनाई गई हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ें कहीं पे भी है। देखो एक जगह पे सेक्टर होगा, सेक्टर के पास क्या होगा, एक जगह पे ही मार्केट होगी, ऐसा नहीं कि रोड पे भी मार्केट है या फिर कहीं और पे भी मार्केट है। तो वो सिस्टमेटिक वे से बनाया गया है। तो अर्बन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द यूज ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन सिटीज। तो पहले से ही एक तरह से डिसाइड कर लेना कैसे हमें सिटीज को करना है, कैसे हमें सिटीज को बनाना है, कि हमें किसी लैंड का कहाँ पे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर लैंड है हमारे पास, उसको एक सेक्टर बना दिया, उसमें कुछ घर बना दिए, फिर आगे उनके सबसे मेन रोड पे क्या बना दिया, शॉप बना दी, रोड्स बना दिए जो एक दूसरे सेक्टर को कनेक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ों को प्लान करना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना कि बिल्डिंग्स कहाँ पे बनानी है हमें, फैक्ट्रीज क्या हमें घर के पास बनानी है कि घर के दूर बनानी है ना। तो ये सारी चीज़ों को प्लान करके चलना, वही क्या होती है, अर्बन प्लानिंग एक प्रोसेस होता है ये। द गोल ऑफ अर्बन प्लानिंग इज टू क्रिएट सस्टेनेबल। तो अर्बन प्लानिंग का गोल क्या है, सबसे पहला देखो हम देख सकते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब कि फ्यूचर नीड्स फ्यूचर जनरेशन को कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। इक्विटेबल होना चाहिए कि सब लोगों को एक्सेस होना चाहिए उस चीज़ का। ऐसा नहीं कि ऐसी ऐसी अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए कि जहाँ से सभी लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा इजी एक्सेसिबल हो। ठीक है, थ्राइविंग कम्युनिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि लोग एक दूसरे को जान सके, लोग एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो ऐसी तरह से अर्बन प्लानिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक घर बना दिया, उसकी साइड में इंडस्ट्री बना दी बड़ी सी, फिर उसके बाद
जैसे कि और कोई बिजनेस सेटअप कर दिया तो दूसरा घर बाद में बना दिया, तो उससे क्या होगा कि लोग कल एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिटी भी ना बनाना, थ्राइविंग कम्युनिटीज बनाना, इक्विटेबल सस्टेनेबल, ये 3 एक तरह से कंपोनेंट्स है अर्बन प्लानिंग के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखना जब भी ये टॉपिक आए आपके एग्जाम में। नेक्स्ट इज अर्बन प्लानिंग हम कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो डिजाइनिंग विद नेचर। डिजाइनिंग विद नेचर का मतलब कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग क्या एम्फोसाइज करता है, किस चीज़ पे जोर देता है कि हमें नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, अपनी बिल्डिंग्स को सस्टेनेबल बना सकें। जैसे ग्रीन रूफ का यूज़ करना, वर्टिकल गार्डन्स का हमने पिक्चर में भी देखा था, एक पिक्चर में था कि हमने देखा था कि वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है और फिर उसके पूरे ऊपर क्या लगे हुए हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो वर्टिकल गार्डन्स का यूज़ करना, अर्बन फॉरेस्ट का यूज़ करना, जैसे छोटे छोटे फॉरेस्ट बना दिए ना, तो जिससे क्या होगा, जो उधर की जो हीट होगी वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, और मतलब वो कम हो सकेगी, और एयर क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, और इससे बायोडाइवर्सिटी को भी मतलब बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी, चिड़िया आएंगी, बहुत सारे पशु भी आएंगे, है ना। तो इससे अलग अलग स्पीसीज का भी जन्म होगा। जैसे छोटा सा एक फॉरेस्ट में आप रिवर, मतलब रिवर के साइड एक आर्टिफिशियल रिवर बना दो जहाँ से हम बहुत सारी स्पीसीज देख सकते हैं, किसकी फिश की, है ना। तो ये सारी चीज़ों को एनहेंस करना, सबसे पहला था डिजाइनिंग विद नेचर, कि हमें नेचर के साथ डिजाइन करना है, वो क्या होगा, अर्बन प्लानिंग, एक सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी, हमने सस्टेनेबल में भी बात की थी। एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि हमें नेचुरल वेंटिलेशन का यूज़ करना, ठीक है, और प्रॉपर ओरिएंटेशन का यूज़ करना, इंसुलेशन का यूज़ करना, बिल्डिंग्स जो हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम, बिल्डिंग्स हमारी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम प्रॉपर हीट ले सकें, कूलिंग ले सकें, और लाइटनिंग भी अच्छी हो, ठीक है। फिर उसके बाद रिसोर्स कंजर्वेशन, जो रिसोर्स होंगे फॉर एग्जांपल जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि वाटर, वाटर का कंजर्वेशन करना, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक प्लेस बनाना एक अर्बन प्लानिंग में। वहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने पहले देखा होगा बावड़ी होती थी ना, बावड़ी, जैसे कि दिल्ली में भी एक वहाँ पे क्या होता था कि जो रेन वाटर था वो हार्वेस्ट होता था, ठीक है, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा ऊंची होती थी, राजस्थान में भी बहुत सारी हैं और यहाँ पे महम में भी है शायद एक। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना एंड ग्रे वाटर साइकिलिंग करना, कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। तो इससे क्या होगा कि एक सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट बनेगा, और उससे क्या होगा, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है ना, वो कम वेस्ट होंगे, स्ट्रेन होंगे, मतलब कम वेस्टेज होगा उनका, उनका यूज होगा, और फिर क्या होगा, उससे पानी की भी किल्लत नहीं आएगी ना, पानी भी कम नहीं होगा। तो ये, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल इक्विटी। तो इसका मतलब क्या है कि अर्बन प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोग एक दूसरे से एंगेज रहें, लोग एक दूसरे से बात कर सकें, मतलब पब्लिक स्पेसेस बनानी चाहिए, इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस, जैसे कि गार्डन्स बना देने चाहिए, पार्क बना देने चाहिए। आप देखोगे कि जैसे मैंने चंडीगढ़ की बात की थी, तो चंडीगढ़ में कैसा है कि हर सेक्टर में आपको पार्क जरूर मिलेगा जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलके बात कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, ठीक है। पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली डिजाइन बनाने चाहिए, ऐसे डिजाइन जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर रोड बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक वाला है तो उसके नीचे से सबवेज बना देने चाहिए, या फिर ऊपर से एक फ्लाईओवर सा बना देना चाहिए जिससे लोग क्या कर सके, पैदल जा सके। या फिर पेडेस्ट्रियन मतलब साइड में, रोड के साइड में फुटपाथ, जैसे आप देखते हो आजकल यहाँ पे, आप देख रोहतक में या फिर किसी भी एक प्रॉपर सिटी में आप क्या देखोगे कि पेडेस्ट्रियन पे क्या होता है, बहुत सारे ठेले लग जाते हैं ना, दुकानें लग जाती हैं व्हील वाली। तो वो नहीं होना चाहिए, बाकी पेडेस्ट्रियन अच्छे से यूज होना चाहिए, साइकिल के लिए भी अलग से जगह होनी चाहिए कि साइकिलिंग कर सके, और मिक्स यूज डेवलपमेंट क्रिएट वाइब्रेंट एक्सेसिबल नेबरहुड। तो इससे क्या होगा कि लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अटैच होंगे, ठीक है, नेबरहुड की भावना आएगी उनमें। उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग, रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ फॉर ओनर्स एंड टेनेंट्स। टेनेंट्स कौन होते हैं, किराएदार, ठीक है, हमने टेनेंट्स के बारे में एक वीडियो में भी बात की थी, दैट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो टेनेंट्स किसको मानते थे उसमें, वो कल्टिवेटर्स को मानते थे या फिर पीजेंट्स को मानते थे। तो वैसे हम इसके बारे में बात नहीं करें, हम बात करें कि इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है इसका। अगर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे तो क्या होगा, जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, किस चीज़ के लिए, ओनर्स के लिए भी और टेनेंट्स के लिए भी। देखो किराएदारों को भी, जो वो वहाँ पे रहेंगे उनको भी कम खर्चा देना पड़ेगा ना, अगर वो क्या करेंगे, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, एलईडीज लगाएंगे, है ना। और फिर ओनर्स को भी बहुत कम पे करना पड़ेगा, बहुत कम कॉस्ट लगेगी उस चीज़ की। नेक्स्ट इज, तो कंक्लूजन हमने क्या निकाला इन दोनों से कि सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग आर फंडामेंटल टू क्रिएटिंग सिटीज दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली,
तो एक तरह से बहुत बड़ा बेसिक टर्म है जो हमें यूज़ करना चाहिए आज, नहीं तो कल हमें इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील होगी। एक आइलैंड है, एक कंट्री है, सॉरी एक कंट्री है, आप उसके बारे में सर्च करना, दैट इज तुवालू। तुवालू कंट्री, ठीक है, उसके बारे में सर्च करना। वो कंट्री ऐसी है कि आज वो डूबने की कगार पे है बिल्कुल ही, क्योंकि उसका जो सी लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वो उसका जो वो है भी बहुत छोटी सी कंट्री। तो क्या हो रहा है वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, मैक्सिमम 15,000 या 16,000 ऐसे कुछ लोग रहते हैं, 15 to 20,000। तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि वो कैसे अब आगे प्लान करेंगे ना फ्यूचर में, क्योंकि उनकी कंट्री जो है वो एक तरह से डूबने ही वाली है कुछ सालों में। तो वो क्या करेंगे अब, दूसरी कंट्रीज में जाके रहेंगे, है ना। बट दूसरी कंट्री में जाके रहना तो कितना बड़ी बात हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी से ही देखना चाहिए। तो यूएन, यूनाइटेड नेशन ने बात कही है कि सभी देशों को उससे कुछ सीखना, मतलब तुवालू देश से कुछ सीखना चाहिए कि हमें आज आज से ही अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए और एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें करनी चाहिए, सोशली इंक्लूसिव चीज़ें जो और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो, सबके लिए बेनिफिशियल और इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, जो कॉस्ट भी कम आए उसमें, ठीक है। तो ये सस्टेनेबल आर्किटेक्चर प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग का ये एक तरह से एम है। बाय एम्ब्रेसिंग design principle that prioritize energy efficiency, resource conservation, and community well-being, we build a greener future that harmonize with nature and improve the quality of life for present and future generation। तो क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स डिजाइन करने चाहिए और ऐसे प्रिंसिपल डिजाइन करनी चाहिए जिससे एनर्जी एफिशिएंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन करना चाहिए। तो कंक्लूजन में हमें यही बताया गया है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आर्किटेक्ट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, अर्बन प्लानर्स के लिए भी, पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, हम लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है अगर हम ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे या फिर इसको बढ़ावा देंगे। तो आप भी अपने घर में ज़रूर क्या करें, पेड़ लगाएं घर में, नहीं तो बाहर अपने, मतलब एक दिन जैसे डिसाइड करो, फॉर एग्जांपल कोई आप बोल सकते हो कि फेस्टिवल पे या फिर कोई भी जो आपका अच्छा दिन हो, उस दिन पे पेड़ लगाओ कहीं पे भी, है ना, उसकी रखवाली करो। तो उससे क्या होगा, अगर हम सब भी पेड़ लगाएंगे तो बहुत सारे पेड़ क्या होगा, उगेंगे, और उससे क्या होगा, हमारी जो एनवायरनमेंट है वो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहेगा, एक तरह से सस्टेनेबल बनेगा। अगर हम ही कदम नहीं उठाएंगे तो फिर अगर हम ये देखते रहेंगे कि ये नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो कर रहा है, तो उससे क्या होगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। और उससे क्या होगा कि हम तो चलो जी लेंगे, उसके बाद जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन होगी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। तो हमें वाटर कंजर्व भी करना चाहिए। वाटर कंजर्व तो आप काफ़ी बड़े बच्चे, आपको पता है कि क्या क्या तरीके हैं वाटर कंजर्व करने के, और बाकी रिसोर्सेज का भी ध्यान रखना चाहिए। सो दैट वॉज द क्लास, दिस इज अवर टॉपिक दैट हैज़ कम्प्लीटेड नाउ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था आज का, दैट वॉज अ क्या था, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग। तो कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके भी बताना, और अगर कोई डाउट हो, कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।